हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर्स। आज हम लोग नवंबर 1 से लेके नवंबर 8 तक जितने भी करंट अफेयर इवेंट्स हैं उनको एमसीक्यू की हेल्प से यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि रेगुलर बेसिस पर डेली बेसिस पर हम लोग एक करंट अफेयर्स क्विज जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करते हैं, अगर आप रेगुलरली अपडेट रखते हैं अपने आप को करंट अफेयर इवेंट से, और क्विज की हेल्प से एक आइडिया आपको हो सकता है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो एक क्विज को आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, वीकली करंट अफेयर्स जो डिस्कशन है उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे, तो आपके जो करंट अफेयर सेक्शन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन 2025 डिक्लेयर्ड एज यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटी। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी की अगर बात करेंगे तो अभी तक 9 इंडियन सिटीज़ को क्रिएटिव सिटी में शामिल किया जा चुका है। देयर आर टोटल 7 कैटेगरीज हमें इस अवार्ड के अंदर देखने को मिलती हैं। जो लेटेस्ट सिटी है इंडिया की जिसको अभी इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट के अंदर, वो है लखनऊ। और लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी सेक्शन में इंक्लूड किया गया है, यानी कि जो अलग अलग डिशेस होते हैं उनकी जो रेसिपीज होती है उसमें इसको शामिल किया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, लखनऊ। नेक्स्ट है आरोग्य भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन ए 2019, बी 2015, सी 2018, डी 2024। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2018। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। अभी 7 ईयर्स इसको हो गए हैं, इसीलिए कुछ करंट अफेयर आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हुए थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है इंडिया की। इसको सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी कहा जाता है पूरी दुनिया का। इसके अंदर 5 लाख तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के उनको बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। ए उत्तराखंड, इसमें दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं यूसीसी को लेके। पहला स्टेटमेंट है उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है प्रोविजंस रिलेटेड टू यूसीसी आर एनश्राइंड इन आर्टिकल 44। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी इन इंडिया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। उत्तराखंड पहला स्टेट नहीं है, बल्कि पहला स्टेट गोवा है। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही वहाँ पर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता था। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट जो है, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का जो पहला स्टेट है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में भी 2025 में एक लेगिस्लेशन वहाँ की असेंबली ने पास किया है कि यूके के अंदर जो यूसीसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, और अभी अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने प्रेज किया है उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली को इस इनिशिएटिव के लिए। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की हम लोग बात करेंगे, प्रोविजंस रिलेटेड टू यूसीसी आर एनश्राइंड इन आर्टिकल 44, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर हमें यूसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो यूसीसी इम्प्लीमेंट करे। तो आर्टिकल 2 स्टेटमेंट 2 जो है वो ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2 ओनली। नेक्स्ट है हमारे पास, द टर्म एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। ए सिविल एविएशन, बी टेलीकॉम, सी बैंकिंग, डी हाईवेज। तो एजीआर की अगर बात करेंगे तो बहुत लंबे समय से न्यूज़ में ये बना हुआ है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। और ये जो टर्म है इसको लेके सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस आते रहते हैं, कई बार इसके लिए ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हैं। एजीआर का मतलब होता है फाइन्स, या एक तरह की फीस जो लगाई जाती है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से ओवर द टेलीकॉम कंपनीज। तो उस वो जो रेवेन्यू है उसको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कहा गया है। एक स्पेसिफिक टर्म उसके लिए यूज़ किया गया उस रेवेन्यू के लिए। तो दी करेक्ट ऑप्शन इज टेलीकॉम। तो बी टेलीकॉम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ को लेके कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस वीक में, और इसको लेके हम डिस्कस करेंगे थ्रू दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है मिशन लाइफ को लेके, इट इज़ एन इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट टू इंस्पायर फॉर एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मिशन लाइफ एक तरह से मास मूवमेंट है
जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2022 एट गुजरात टुगेदर बाय पीएम मोदी एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उन दोनों ने जॉइंटली इसको जो लॉन्च किया था 2022 में गुजरात में। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू मेक इंडिया अ लीडर इन द सोलर पावर कैपेसिटी। तो ऐसा कोई इस ऑब्जेक्टिव हमें इस मिशन का देखने को नहीं मिलता है। इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोगों का लाइफस्टाइल है, उसको एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की ओर लेके जाना। लोग थोड़ी कॉन्शियस हो जाए एनवायरमेंट को लेके अपने चॉइसेस को लेते समय। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट है, दीपम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो दीपम की अगर बात करेंगे तो चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। आपको बताना है कि दीपम कौन सी मिनिस्ट्री का पार्ट है। ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दीपम 2016 से पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता था। 2016 के बाद इसका नाम चेंज किया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म के रूप में हमें देखने को मिलता है। और एक तरह से इस डिपार्टमेंट का काम है कि जो भी गवर्नमेंट एसेट्स हैं उनको डिसइन्वेस्ट करना और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है या उनसे जो कैपिटल जनरेट हुआ है उसको मैनेज करना। तो बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये जो डिपार्टमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास, in respect to research and innovation, consider the following statements. A, India's government sector contributes more than private sector in research and innovation. तो इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है रिसर्च एंड इनोवेशन के कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पर जब हम उसका बाइफर्केशन देखते हैं, ब्रेकडाउन उसका करते हैं, तो देखते हैं कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम है रिसर्च एंड इनोवेशन में। और जो भी ज़्यादातर रिसर्च एंड इनोवेशन हो रहा है वो पब्लिक सेक्टर में ही हो रहा है ना। बल्कि अगर हम लोग बाकी कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ उल्टा है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है रिसर्च एंड इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वो ज़्यादा खर्चा करता है और पब्लिक सेक्टर कम खर्चा करता है। तो इंडिया में ये बात आपको याद रखनी है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट सेक्टर है इट कंट्रीब्यूट्स मोर देन प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। प्राइवेट सेक्टर भी सामने निकल के आए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो भी अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने 3 नवंबर को एक स्कीम लॉन्च की है। उस स्कीम का नाम है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। तो इस स्कीम को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, विच वाज लॉन्च्ड ऑन 3 नवंबर 2025। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है, द टर्म कवच इज रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एयर डिफेंस, रेलवे सेफ्टी, बुलेट प्रूफ वेस्ट, नन ऑफ द अबव। तो एयर डिफेंस, रेलवे सेफ्टी, बुलेट प्रूफ वेस्ट, नन ऑफ दी अबव, चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे। अब चार ऑप्शंस की अगर बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन इज रेलवे सेफ्टी। कवच जो है वो रेलवे सेफ्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और अभी अभी छत्तीसगढ़ के अंदर एक रेलवे कोलिजन, एक रेल्स का कोलिजन हमें देखने को मिलता है, ट्रेन्स का कोलिजन देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जो टर्म है फिर से न्यूज़ में आया है। कवच एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एक रेलवे सेफ्टी डिवाइस है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है। जो ट्रेन्स हैं वो आपस में ना टकराएं उसके लिए इस डिवाइस को डेवलप किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, रेलवे सेफ्टी। नेक्स्ट है, प्रकाश सिंह केस 2006। The Prakash Singh case 2006 is associated with A, left wing extremism, B, military reforms, C, police reforms, D, workplace safety। तो चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि प्रकाश सिंह केस किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश सिंह केस इज एसोसिएटेड विद पुलिस रिफॉर्म्स। अभी अभी तमिलनाडु के अंदर हमें जो वहाँ के डीजीपी है उनके अपॉइंटमेंट को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो प्रकाश सिंह केस है उसका नाम हमें सुनने को आता है। तो प्रकाश सिंह केस 2006 से जुड़ा हुआ है और
इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं पुलिस रिफॉर्म्स को लेके। तो सी पुलिस रिफॉर्म्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन रेफरेंस टू द सॉन्ग वंदे मातरम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है हमारे पास वंदे मातरम की। अगर हम लोग बात करेंगे तो उससे 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन 1896 बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम कांग्रेस के सेशन में पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने संग किया था। इट वाज नॉट कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओरिजिनली इसको 7 नवंबर 1875 में पहली बार इसका पब्लिकेशन हमें देखने को मिलता है, और इट वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी अभी 150 साल इसको हो चुके हैं और 105th एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की जा रही है। तो इसलिए ये जो सॉन्ग है वो न्यूज़ में बना हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, इट वॉज पार्ट ऑफ नोबल आनंद मठ विच वॉज बेस्ड ऑन मुंडा रिबेलियन। तो आनंद मठ का पार्ट है वंदे मातरम सॉन्ग जो है 1882 में आनंद मठ को पब्लिश किया गया है। लेकिन ये जो नोबल है आनंद मठ, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लेकिन ये जो नोबल है ये मुंडा रिबेलियन के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि इट इज़ बेस्ड ऑन सन्यासी रिबेलियन। तो इट इज़ बेस्ड ऑन सन्यासी रिबेलियन रेदर देन मुंडा रिबेलियन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, इट वाज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो उसको स्टेटस प्रोवाइड करता है ऑफ द नेशनल सॉन्ग, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जनगण गण को नेशनल एंथम का स्टेटस दिया गया था और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का स्टेटस दिया गया था। इसके अलावा जो स्वदेशी मूवमेंट है वहाँ पर भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सॉन्ग जो है लोगों को इंस्पायर करने के लिए। तो स्टेटमेंट 3 जो है इज दी ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और सेकंड आर इनकरेक्ट, लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज बी, फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, इन रेफरेंस टू इनलेट वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इट इज़ अ स्टेटरी बॉडी हेडक्वार्टर्ड एट नोएडा उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया जो है 1985 का जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अंदर इसको बनाया गया है। तो एक स्टेटरी बॉडी है और उसके हेडक्वार्टर हमें नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर 116 ऑफिशियली नोटिफाइड इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। तो ये बिल्कुल ठीक है। 5 पहले से नेशनल हाईवेज, नेशनल वाटरवेज हमें देखने को मिलते हैं। 1916 के बाद नेशनल वाटरवे एक्ट के साथ हमें 111 नेशनल वाटरवेज और दिखाई देते हैं। इस तरह टोटल जो नेशनल वाटरवेज हैं उनका नंबर 116 हो जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हैं। तो और करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये जो क्वेश्चन है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो लोग पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इस तरह की इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देंगे। 2 नवंबर, 3 नवंबर, 31 अक्टूबर, नन ऑफ दी अबव आपके पास ऑप्शन है। आपको बताना है कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व कब ऑब्जर्व किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 3 नवंबर। 3 नवंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, भूपेन हजारिका वॉज एसोसिएटेड विथ। तो भूपेन हजारिका जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? इज एसोसिएटेड विथ, भूपेन हजारिका का सैनिटरी ईयर चल रहा है इस साल, तो इसलिए बहुत सारे आर्टिकल्स इसको लेके न्यूज़ में थे, कुछ लोगों ने इसकी बात की थी, तो इसीलिए हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को। तो आपको बताना है भूपेन हजारिका इनमें से किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड हैं। ए मार्शल आर्ट्स, बी क्लासिकल डांस, सी फोक सिंगर, डी नन ऑफ दी अबव। द करेक्ट ऑप्शन है सी, फोक सिंगर। भूपेन हजारिका एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एक इम्पॉर्टेंट फोक सिंगर हैं आसाम के, और 2019 में इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। और जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है उसको प्रमोट करने में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है, इन रेफरेंस टू बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड देयर होस्ट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्ट। आपको बताना है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व को लेके जो पेयर है हमारे पास उनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। फर्स्ट है मनस आसाम, बी सिमलीपाल उड़ीसा, सी नंदा देवी हिमाचल प्रदेश, डी अमरकंटक छत्तीसगढ़। तो मनस आसाम ये पेयर बिल्कुल ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा ये पेयर भी बिल्कुल ठीक है। नंदा देवी हिमाचल प्रदेश ये पेयर गलत हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है
तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन उत्तराखंड रेदर देन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है अमरकंटक छत्तीसगढ़। तो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में देखने को मिलता है, दोनों में उसका जो पार्ट है वो लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो पेयर है वो भी बिल्कुल ठीक है। सो द इनकरेक्ट पेयर इज सी। तो इनकरेक्ट यहाँ पर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वही इनकरेक्ट पेयर है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इंडिया हैज़ फिफ्थ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऐसा कोई फैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। इंडिया कोस्ट लाइन के मामले में बहुत जो है आगे आता है, लगभग 21st या 20th नंबर है इंडिया का कोस्ट लाइन के मामले में। नेक्स्ट है गुजरात इन इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 2 एंड 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड। तो क्वाड को लेके अभी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं। क्वाड को लेके जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अपना एक स्पीच दिया है, एक अपना आर्टिकल पब्लिश हुआ है उनको लेके। तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में आ गया है। और क्वाड को लेके बताना है कि इनमें से कौन सा जो कंट्री है वो क्वाड का मेंबर नहीं है। ए इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी श्रीलंका। तो इंडिया भी क्वाड का मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का मेंबर है, यूएसए भी क्वाड का मेंबर है, लेकिन श्रीलंका क्वाड का मेंबर नहीं है। क्वाड एक मिलिट्री फोरम है जिसके अंदर फोर कंट्रीज हमें देखने को मिलते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। तो फोर्थ कंट्री जापान है, ना कि श्रीलंका। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, इसीलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव इन 2025 हेल्ड एट ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी दिल्ली। तो मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव 2025 में कब कन्वीन हुआ था, कहाँ कन्वीन हुआ था, आपको ये बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी मुंबई। तो बी मुंबई में इसको कन्वीन किया जाता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसको अटेंड किया था। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्च्ड प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम ऑन 2025, 2014, 2020 और 2022। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम इज 2020। 2020 में इसको लॉन्च किया जाता है और इनिशियली तीन सेक्टर्स को लेके इसको लॉन्च किया गया था, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस। अभी 14-15 जो सेक्टर्स हैं उसके साथ इसको एक्सपेंड किया गया है। अभी अभी ये जो स्कीम है वो न्यूज़ में है क्योंकि चाइना ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है डब्ल्यूटीओ के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वेरी टॉपिक। नेक्स्ट है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ईस्ट एशिया समिट। तो इन तीनों में से, तीनों ग्रुप्स में अगर बात करेंगे तो इंडिया फर्स्ट का मेंबर नहीं है, है ना। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 21 कंट्री इकोनॉमीज का एक फोरम है, इंडिया उसका मेंबर नहीं है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इंडिया इसका, आसियान जिसको बोलते हैं, इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है। ईस्ट एशिया समिट, इंडिया इसका मेंबर है। 18 कंट्रीज का ये ग्रुप है जिसमें यूएसए, रशिया, इंडिया जैसे कंट्रीज भी शामिल हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 3। So this is all from this very session. This is all from the weekly current affairs session. Thank you all of you. Have a nice day.